नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर की, विच वाज बेसिकली अनदर रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड सम पीपल कॉल इट हॉट पीस एंड मोस्ट वेल नोन टर्म इज कोल्ड वॉर एंड इट बिगैन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए, एज वी नो, लास्ट टाइम हमने देखा, केम to be the dominating power after Second World War. कोल्ड वॉर के जो इमीडिएट रीजंस थे वो वर्ल्ड वॉर टू के मिडिल में ही बनना शुरू हो गए थे। और इसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था द टर्म्स ऑफ सरेंडर ऑफ इटली इन 1943। अलाइज जो थे, विच इज़ यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया, इसमें से यूएस, यूके और फ्रांस ने सीक्रेटली इटली के साथ आर्मिस्टाइज या सरेंडर जो कहते हैं उसके टर्म्स अग्री करना शुरू कर दिए और सोवियत यूनियन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। और इस कारण से सोवियत यूनियन को फिर से एक बेसिकली दिस इज़ द मिस्ट्रस्ट दैट स्टार्टेड डेवलपिंग। तो इन लोगों ने यूएसए के साथ मिल के इटली के साथ आर्मिस्टाइज के अग्रीमेंट पे they all agreed on it, and most importantly it was to get economic and political advantage for United States. So that became like one of the major issue of mistrust. उसके बाद Stalin wanted allies to open a second front through cross channel invasion of France. तो मतलब फ्रांस जो ऑक्यूपाइड था उस टाइम, जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर रखा था। और आपको पता होगा, अगर वर्ल्ड वॉर टू के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो जर्मन्स अटैक्ड रशिया। दैट एक्चुअली प्रूव टू बी रियली रियली बैड आइडिया फॉर देम। बट अगेन हमको पता है कि हिटलर ने रशिया पे अटैक किया और इस कारण से हिटलर की जो आर्मीज़ थी, जर्मन आर्मीज़ थी, वो स्ट्रेच होते चली गई। तो स्टालिन का कहना पड़ रहा था कि आप पीछे से फ्रांस से अटैक करो। और बाद में फाइनली नॉर्मंडी से अटैक होना शुरू हुआ। फ्रांस में नॉर्मंडी जो है, आप देखो, ये क्रॉस चैनल, मतलब ये इंग्लिश चैनल की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस चैनल इन्वेजन ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस की तरफ से इन्वेड करो सो दैट इन दोनों को, लाइक जर्मन आर्मी को, हम सैंडविच कर सके। पर बहुत दिनों तक इन लोगों ने वो काम नहीं किया, द रेस्ट ऑफ द एलाइज। and Stalin's idea was that it will relieve pressure on the Eastern European front. तो वो नहीं जब किया तो स्टालिन को लगने लग गया कि they did not care about it and they also basically did it knowingly, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है एक और। एंड फिर देन स्टालिन टेकिंग कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि जैसे जैसे अब जर्मन आर्मी को रेड आर्मी डिफीट करेगी तो ये लोग आगे बढ़ना शुरू होंगे और ईस्ट जर्मनी वगैरह में रेड आर्मी का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस टाइम पे अक्टूबर 1944 में स्टालिन एंड चर्चिल विल अग्री ऑन व्हाट दे कॉल्ड परसेंटेज अग्रीमेंट। और परसेंटेज अग्रीमेंट का होल आइडिया ये था कि इस कंट्री में इतना परसेंटेज ब्रिटिश ऑक्यूपेशन रखेंगे और इतना परसेंटेज रशिया का कंट्रोल होगा। लेटर जब हमको दिखता है कि स्टालिन डिड नॉट केयर अबाउट इट एंड ट्राइड टू एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर था जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी चर्चिल ने थ्रू परसेंटेज अग्रीमेंट, ये कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। देन 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस। सो याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जर्मनी एज अ होल वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ऑक्यूपेशन जोन and Berlin itself was divided into 4 occupations. So 4 occupations were basically USA, UK, France and Russia. And then Stalin insisted on creating buffer state in Eastern Europe and also promised to hold free and fair election. But दोनों ही केस में ये फॉलो अप नहीं होगा। अब देखिए, जो ये बफर स्टेट्स थे ना, ये इसलिए स्टालिन ने कहा क्योंकि उसने कहा कि भाई जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वो रशिया को ऑलरेडी अभी शक की निगाह से देखती हैं। तो रशिया वांट्स टू फील सेफ बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट लेड टू द क्रिएशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप में। देखेंगे आप यूएसएसआर के जो कंट्रीज थे टोटल, उसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे एंड दीज वर द बफर स्टेट। और ऑफ कोर्स स्टालिन डिड नॉट होल्ड द प्रॉमिस ऑफ doing free and fair election
एंड सिमिलरली ये जो बफर स्टेट्स थे ये भी बाद में देखेंगे आप, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ और जो नाटो एलाइज है इनको कोशिश करेंगे नाटो में इंक्लूड करने की, तो ये भी होगा नहीं। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस बेसिकली ऐसा कहते हैं कि बस ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बोथ रिचर्ड एटली और जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको कहते हैं कि थोड़ा सा स्टालिन ने बेवकूफ़ बना दिया, ऐसे ऐसे कहा जाता है याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में। देन उसके बाद एक पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें स्टालिन डिमांडेड रेपरेशंस फ्रॉम जर्मनी, बट यूएसए बाय दैट टाइम हैरी ट्रूमन was the president of USA, और उनको ऑलरेडी वो पहले ही स्टालिन को शक की निगाह से देखते थे। तो इन लोगों को लगा कि नहीं नहीं, ये तो अभी जो होगा ये कोई मतलब स्टालिन पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। एंड वहीं से ही हैरी ट्रूमन ने क्या करा, एक पॉट्सडैम डिक्लेरेशन करा जिसमें उन्होंने जापान को बोला कि भाई देखो अब बस स्टॉप करो, नहीं तो यू हैव विल फेस अटर डिस्ट्रक्शन। कहते हैं इस टाइम तक हैरी ट्रूमन को पता चल गया था अबाउट द न्यूक्लियर वेपन, इसलिए ही सेड अटर डिस्ट्रक्शन। और बाद में जब हिरोशिमा नागासाकी पे इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए तो स्टालिन मतलब यूएसएसआर से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया था, तो दैट काइंड ऑफ सील्ड द डील। एंड दैट पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये तो कहते हैं तात्कालिक कारण, मतलब उस समय जो इमीडिएट रीजंस थे ये सारे इमीडिएट रीजंस थे। पुराने रीजंस तो हमको पता ही है कि ये जो मिस्ट्रस्ट था ये कोई अभी का नहीं था, ये बहुत पहले से चालू हो गया था। 1917 में जब से बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ एंड रशिया पुल्ड आउट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेइंग ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का वॉर है, हम इसमें क्यों पार्टिसिपेट करें, ये तब से शुरू हो चुका था। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रगल ना ये पार्ट होता ही है इंटरनेशनल रिलेशंस का। जब से आप देखो नेपोलियन के बाद राइट आफ्टर 1815 में इट वाज अ शॉर्ट पीस जो मैटरनिक वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद शॉर्ट पीस और उसके बाद फिर से स्ट्रगल शुरू हो गए, रेवोल्यूशंस होना शुरू हो गए 1830 1846, बाद में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ तो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई चीज़ें। ठीक है, फिर 1990 में आप देखेंगे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और लिबरल आइडियल्स की विक्ट्री हो जाएगी। यूएसए को लगेगा कि देखो हमने तो कहा ही था और हम जीत गए टाइप वाली सिचुएशन। और उसके बाद क्या होगा, जहाँ पर यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज थी वहाँ सब दूर एथनिक डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, एथनिक डिस्प्यूट्स बिटवीन रशिया एंड द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। रशिया यूक्रेन उसी का ही एक हिस्सा है, और इसीलिए ही मतलब हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये जो आज के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके रूट्स आपको हिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिखेंगे, और उससे हमको समझ में आता है कि सिचुएशन को बैलेंस्ड तरीके से कैसे अंडरस्टैंड करना है। नहीं तो व्हाट विल हैपन इज लाइक यू विल लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़ और आप लेटेस्ट न्यूज़ पे ही भरोसा करोगे। एंड आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ लेटेस्ट न्यूज़ चैनल्स एवर ट्राई टू गो डीपर इन टू हिस्ट्री। बैलेंस नहीं होता वो कॉन्वर्सेशन, राइट। फिर हमको जैसे पता है कॉम्प्रेहेंसिव दूसरा रीजन क्या था, फंडामेंटल मिसअलाइनमेंट था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में। रिमेंबर, कैपिटलिज्म वाज अबाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म वाज स्टेट हेल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर जो बफर जोन था नियर रशिया, वो रशिया को हमेशा लगता था यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। बाद में क्या होगा, बहुत सारे कंट्रीज नाटो को से साइन कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं ये क्यों होते हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। देन द अदर पार्ट वाज कि पहले बहुत समय तक यूएसए फेल्ट सिक्योर बिकॉज एक तरफ अटलांटिक था दूसरी तरफ पैसिफिक था, तो इन्वेजन या कोई हम पे अटैक कर दे इसकी चांसेस बहुत कम थे। बट अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। You had aircrafts, you had things that could cross both the oceans and attack, especially after Pearl Harbor, right? So USA did not feel secure and therefore began intervening in the European politics, Middle East politics और सब जगह जहाँ जहाँ वो intervene कर सकता था। ठीक है, and then there was a huge struggle to fill the political vacuum in the newly independent colonies. नए independent colonies हुए थे, उनमें पॉलिटिकल वैक्यूम की कौन सा कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होगी कि कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी, ये भी एक बड़े रीज़न का
हिस्सा बन गया. तो देयर वर ऑफ कोर्स इमीडिएट रीजन एंड देयर वर कॉम्प्रहेंसिव एज ओल्ड रीजन्स बिहाइंड द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर. ठीक है. फिर फॉर्मल किक ऑफ कोल्ड वॉर कैसे होता है? ट्रूमन प्रिंसिपल विच वाज ट्रूमन डॉक्ट्रिन एक्चुअली, जिस वाज March of 1947, which is, he said this is very interesting: economic and military aid to quote unquote free peoples who are resisting attempted subjugation by outside pressure. तो ये क्लियरली मतलब इंडिकेशन है कि रशिया जिसको प्रेशर कर रहा होगा और वहाँ पे अगर लोग नहीं चाहते तो हम उनको हेल्प करेंगे. और इसके चलते आप देखेंगे यूएसए विल इंटरवीन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस. सेम फॉर रशिया. यही होगा हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड. यू विल हॉटस्पॉट्स ऑफ कोल्ड वॉर विल ओपन अप. हम थोड़ी देर में उसके बारे में भी बात करेंगे. तो इसी के चलते जो ट्रूमन डॉक्ट्रिन था, इसी के चलते जो एक सिविल वॉर हो गया था ग्रीस में, वहाँ पे यूएसए अपनी आर्मी भेजेगा और फिर वहाँ पे कैपिटलिस्ट यूएसए सपोर्टिंग गवर्नमेंट बनाने की बनवाएगा फाइनली. देन सिमिलरली देयर वाज अ ह्यूज कम्युनिस्ट प्रेशर ऑन टर्की. तो वहाँ पे भी यूएस विल प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड. फिर मार्शल प्लान तो हमने लास्ट एपिसोड में बात किया ही था. इसमें क्या होगा? दे विल प्रोवाइड अ इकोनॉमिक एड टू यूरोप, क्योंकि इसको रिकंस्ट्रक्ट, अभी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 से इतना नुकसान जो हुआ है उसको हेल्प करेंगे. बट इसके पीछे क्या था? इसको कहते हैं डॉलर डिप्लोमेसी. बेसिकली स्प्रेडिंग यूनाइटेड स्टेट्स कल्चर एंड आइडियल्स इन द वेस्टर्न यूरोप. सो $12 बिलियन का एक जो प्लान था वो लॉन्च किया जाएगा. ठीक है. अब इसी के चलते क्या होगा? डॉयशमार्क जो है करेंसी लॉन्च करी जाएगी बाय यूएसए एंड यूके इन वेस्ट बर्लिन. और उसके चलते सोवियत यूनियन विल रिस्पॉन्ड बाय ब्लॉकेडिंग ऑल द एक्सेस टू वेस्ट बर्लिन. तो एलाइज क्या करेंगे? दे विल गिव एयर सप्लाईज. एलाइज भी नहीं, यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज. नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव एयर सप्लाईज टू 2 मिलियन रेसिडेंट्स फॉर 2 years जस्ट टू ये बस मतलब एक क्या आप कहते हैं इसको, मतलब कि दिखाने के लिए कि देखो हम कितना सही तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. और फिर फाइनली ब्लॉकेड विल बी लिफ्टेड इन 1949. तो ये सब अब बेसिकली इज द फॉर्मल किक ऑफ कोल्ड वॉर. एंड देन देयर वाज आल्सो ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होगा कि सोवियत यूनियन विल ऑर्गेनाइज अ कू इन चेकोस्लोवाकिया इन फेब 1948. और उसके रिस्पॉन्स में जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, यूके विल इंटरवीन देयर एंड ब्रसेल्स ट्रीटी बनाएंगे, विच इज़ बेसिकली द प्रीकर्सर टू नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और इसमें क्या था कि आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल. सो इन अप्रैल 1949 में फॉर्मेशन ऑफ नाटो होगा. और उसी के रिस्पॉन्स में वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज साइन करेंगी, विच आर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया. तो ये यूएसएसआर वाला जो हिस्सा हो जाएगा, वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्रीज हो जाएंगी एंड देन नाटो कंट्रीज हो जाएंगी. और यही चलते रहेगा, यही अब लड़ाई चलते रहेगी. ठीक है. अच्छा, ईस्टर्न ब्लॉक में बार बार कहते रहता हूँ, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो इनमें कौन कौन सी कंट्रीज थी ये समझ लेते हैं. पोलैंड, ईस्ट जर्मनी उस ज़माने में, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया एंड अल्बानिया. और फिर वेस्टर्न यूरोप, और बीच में क्या कहते थे? आयरन कर्टन. आयरन कर्टन मतलब इधर से उधर कोई बातचीत या कोई संबंध नहीं है, और उधर से इधर के कोई संबंध नहीं है. ये आयरन कर्टन 1990 तक, जब तक डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर नहीं होगा तब तक बना रहेगा. और देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें ना हमारे साइकी में बहुत ज़्यादा हमको लगता है हमने सुन रखी है. क्योंकि क्या है, आप देखिए पिक्चरें बनी हैं ढेर सारी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, बहुत सारा हर जगह बीबीसी दिखा रहा है, सीएनएन दिखा रहा है. उसके बाद अब आज के जो नए नए ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपको हज़ारों पिक्चरें मिलेंगी इनके ऊपर बहुत. क्योंकि यही इसी को ही एक मीडिया रिलेटेड प्रोपोगंडा कहते हैं. या आपको लगता होगा ना कि अरे मैं तो इंडिया का हूँ, फिर भी मुझे इतना कैसे पता है इन सब के बारे में. इंडिया तो पार्ट भी नहीं था उस टाइम कोल्ड वॉर का, है ना. इंडिया तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा था, पर हमको कैसे पता? इसी को ही कहते हैं, ये इसी को ही कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं, कि आप इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें बनाओ कि
आप सारी साइकी को उसी तरीके से आप डोमिनेट कर रहे हो अक्रॉस द वर्ल्ड। जो लोग हिस्सा नहीं भी ले रहे हैं उनकी भी साइकी इसी बात से डोमिनेट होगी कि मुझे कोल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा पता रहेगा रादर देन जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रादर देन जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये बहुत बहुत सटल चीज़ होती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फाइनली आते हैं हॉटस्पॉट्स ऑफ कोल्ड वॉर। हॉटस्पॉट्स ऑफ कोल्ड वॉर एक एक करके समझते हैं। ग्रीस तो जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे यूएस हेल्प्ड डिफीट द कम्युनिस्ट लेड रेबल्स एंड देन 1946 से 49 चला वो कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली जो यूएसए सपोर्टेड गवर्नमेंट थी वो वहाँ बन जाती है। सिमिलरली मिलिट्री एड टू टर्की एंड इकोनॉमिक एड टू टर्की। फिर कोरिया में ये होगा, कोरिया जो कॉन्फ्लिक्ट होगा 1950 से 1953, वहाँ यही सिचुएशन होगी। और देखिए जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला जो डिवीजन है, नॉर्थ कोरिया इज़ कम्युनिस्ट सपोर्टेड, रशिया चाइना दोनों तरफ से सपोर्ट करते हैं, एंड साउथ कोरिया इज़ कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट ओपन होगा। वियतनाम वॉर आपने सुना ही होगा, वहाँ पे वो बहुत लंबा चलेगा वो कॉन्फ्लिक्ट 1957 से 75, और बहुत लोगों की जाने जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट सपोर्टेड वॉज गुड, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे तो वहाँ पे लगातार ये सिविल वॉर चल ही रहा होगा। फिर ब्रिटेन विल हेल्प इंडोनेशिया रिप्रेस कम्युनिस्ट अपराइजिंग इन 1965। फिर सोवियत यूनियन विल हेल्प एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन कॉन्गो, ये मैं अफ्रीका में पहुँच गया हूँ, कॉन्गो इन 1960, मोजाम्बिक इन 1971, अंगोला इन 1974। Then US will intervene in the governments of Guatemala in 1954, which is Central America, Bolivia in 1956 and Chile in 1973. फिर आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम तो सुन ही रखा होगा, विच वॉज 1962, एंड देन इवन अफगानिस्तान वॉर जो विच विल किक ऑफ एंड स्टार्ट फॉर्मली अराउंड 1980 और 10 साल तक चलते रहेगा। वहीं पे ही मुजाहिदीन जो थे उनको अमेरिका विल सप्लाई आर्म्स, और बाद में यही मुजाहिदीन के बीच में सिविल वॉर छिड़ जाएगा क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और यूएसएसआर की जो आर्मी है विल बी डिफीटेड, एंड 1990 में इन्हीं लोगों के बीच में अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ेगा। और इसी का ही एक और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, यहीं से ही निकलेगा, जो कि अल कायदा कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, और मैंने वही बताया, जस्ट वांटेड टू रिवाइज ऑल द डिफरेंट हॉट स्पॉट्स that will open up because of the Cold War at different places in the world. तो आज हमने यही बात करी, बहुत ही संक्षेप में बताया है मैंने कोल्ड वॉर के बारे में। आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट आई जस्ट वांटेड टू कीप इट टू द पॉइंट, एनालाइज सम ऑफ द रीजंस, immediate and long term reasons, then talk about the formal kickoff, and under which I talked about Truman Doctrine, the Marshall Plan, the Berlin Blockade, NATO formation of NATO and Warsaw Pact, and then quickly revise which were the Eastern Bloc countries and what is called as Iron Curtain, and then the hotspots of Cold War. आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, जय हिंद।